हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है? तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज द एनर्जी possessed by a body by virtue of its position और कन्फिगरेशन। किसी भी ऑब्जेक्ट में उसके पोजीशन या कन्फिगरेशन के कारण जो वो एनर्जी रहता है, जितना वो काम कर सकता है, उसी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स को देखें तो पहला एग्जाम्पल है स्ट्रेच्ड या कॉम्प्रेस्ड स्प्रिंग। अगर स्प्रिंग को आप खींच के लंबा कर देते हैं तो वो वापस अपना नॉर्मल लेंथ पर आने की कोशिश करता है, मतलब उसमें फिर से वो डिस्प्लेस हो सकता है, मतलब उसमें वर्क करने की कैपेसिटी आ जाती है। तो उसके कॉन्फ़िगरेशन के कारण उसमें वर्क करने की कैपेसिटी आई है, तो ये स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी को प्रोसेस करेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जी स्ट्रिंग हमारा इलोंगेट हुआ और वापस फिर वो अपने नॉर्मल लेंथ की तरफ जाने की कोशिश किया, और इसमें ये फिर से कॉम्प्रेस भी हुआ है। तो स्ट्रिंग अगर हमारा स्ट्रेच हो या कॉम्प्रेस हो, दोनों कंडीशन में स्प्रिंग को अगर आप कॉम्प्रेस भी कर देते हैं तो भी वो अपने नॉर्मल लेंथ पर आने की कोशिश करता है, और उसे इलोंगेट कर देते हैं तो भी वो अपने नॉर्मल लेंथ पर आने की कोशिश करता है, और वो कुछ वर्क कर सकता है। तो इसके कारण उसमें जो कैपेसिटी है वर्क करने की, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। दूसरे एग्जांपल्स को देखें। वाटर स्टोर्ड इन अ ओवरहेड टैंक। तो बहुत जगह पर आपने पानी की टंकी देखी होगी। पानी की टंकी जो काफी हाइट पर होता है, तो उस हाइट पर होने के कारण वहां से जब पानी निकलता है तो वेलोसिटी के साथ निकलता है, और वो मूव कर सकता है, कुछ डिस्टेंस कवर कर सकता है, डिस्प्लेसमेंट कवर कर सकता है, तो उसमें वर्क करने की कैपेसिटी आती है। तो वो उस हाइट पर होने के कारण, उस पोजीशन पर होने के कारण उसमें वर्क करने की कैपेसिटी है। दैट्स व्हाई दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो कि प्रीवियस क्लास में आपने mgh के फॉर्म में उसे देखा था। अभी हम लोग उसे फाइंड करेंगे, एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है क्या? सपोज करिए कोई ऑब्जेक्ट अगर h हाइट पर है, तो h हाइट पर आने के कारण ये कुछ वर्क कर सकता है। सपोज इनिशियली अगर ये ग्राउंड पर था तो ग्राउंड से इस हाइट तक लाने के लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ा है। तो हमने जितना वर्क किया है वही वर्क इसके पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है, और वही उसमें वर्क करने की कैपेसिटी आ जाती है, और इस हाइट से वापस आकर के वो उतना वर्क फिर कर सकता है। तो हम लोग इसी वर्क को फाइंड करेंगे, और वही वर्क होगा mgh, जो कि इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए हम लोग कुछ कंसिडर कर रहे हैं। कंसिडर ये कर रहे हैं कि एक बॉडी हमारा है जिसका कि मास m है, और वो ग्राउंड पर रखा हुआ है, और इसे हम लोग लिफ्ट कर रहे हैं ऊपर की तरफ। h हाइट से हम लोग इसे ऊपर की तरफ उठा रहे हैं। तो इस ऑब्जेक्ट पर अर्थ नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, दैट इज इट्स वेट, जो कि mg होगा। और अगर हम लोग इसे ऊपर उठाना चाह रहे हैं तो आप एक्सेलेरेशन के साथ भी ले जा सकते, बट आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ले जाना है, विदाउट एक्सेलेटिंग इट। तो अगर विदाउट एक्सेलेरेशन के साथ आप ले जाना चाहते हैं, तब आपको इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा। तो आपके थ्रू जो इस पर फोर्स लगेगा वो स्लाइटली ग्रेटर देन mg होगा, जिसको कि हम लोग mg लेते हैं। तो आप इस पर फोर्स लगाएंगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट आप है, एक्सटर्नल एजेंट इस पर फोर्स लगाएगा, F इज इक्वल टू mg। और इस फोर्स के कारण इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा h, तो इस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वर्क मिलेगा। वो वर्क कौन सा है? तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ऑन दिस बॉडी। तो वो वर्क हमारा निकलेगा mgh, और यही mgh जो वर्क है इसके एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा।
तो चलिए फाइंड करते हैं द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वर्क निकालने का फॉर्मूला F इंटू एस, और F क्या है तो जस्ट इक्वल टू mg है, और mg में s से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और s के जगह पर हमें क्या पुट करना है, s के जगह पर हमें पुट करना है h। तो F का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे mg, और इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो होगा h। ये दोनों को अगर आप पुट कर देते हैं यू विल गेट वर्क डन इज इक्वल टू mgh। इट मींस एक्सटर्नल एजेंट को ग्राउंड से h हाइट तक ऊपर उठाने के लिए mgh इतना वर्क करना पड़ा है। अब यही जो वर्क है इसके एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। सो दिस वर्क गेट्स स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, सेम U इज इक्वल टू mgh। और ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी टू ब्रिंग द बॉडी फ्रॉम ग्राउंड टू h हाइट अबव। तो हमने एक्सप्रेशन देखा पोटेंशियल एनर्जी का mgh। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कर लें। फर्स्ट पॉइंट है पोटेंशियल एनर्जी कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। बोलोगे सर पॉजिटिव और निगेटिव कब होगा, तो m तो हमेशा पॉजिटिव होता है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड जो कि हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, और h हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ले सकते हैं। सपोज करिए इसके लिए अगर हम रेफरेंस ले लें कि ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, तो यहां से जब आप ऊपर जाएंगे तब ये H पॉजिटिव होगा, और उस केस में आपको जो वर्क करना पड़ा होगा वो आपने पॉजिटिव वर्क किया होगा प्लस mgh, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा। बट सपोज करिए अगर हम इसे नीचे ले जाते तब ग्रेविटी खुद इस पर काम करता, और आप ग्रेविटी को एक्सेलरेट करने से रोकने के लिए आप अपोजिट फोर्स लगाते, तो एक तरह से आप डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट फोर्स अप्लाई करते। जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है तो वर्क डन हमारा निगेटिव होता है। तो यही ऑब्जेक्ट अगर रेफरेंस फ्रेम से नीचे की तरफ जाए तो वर्क डन हमारा निगेटिव होगा, मतलब एक्सटर्नल एजेंट को निगेटिव वर्क करना पड़ेगा, और एक्सटर्नल एजेंट को जो भी वर्क करना पड़ रहा है वही उसके पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। तो उस केस में नीचे के केस में वो हो जाएगा माइनस mgh इफ वी कंसिडर दिस वन एज रेफरेंस फ्रेम। अब ये रेफरेंस फ्रेम हम लोग कहां पर लेते हैं, ये अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग लेना है। बट बोलोगे सर इसके अकॉर्डिंग तो अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर रेफरेंस फ्रेम ले ले तो उसके लिए इसका आंसर हो जाना चाहिए, उसके लिए सपोज ये भी अच्छा है ये भी अच्छा है, तो ये टोटल हाइट अगर 2h हो गया तो वो तो इसका पोटेंशियल एनर्जी लिखेगा mg इंटू 2h, और यहाँ का जो पर्सन है वो बोल रहा है इसका पोटेंशियल एनर्जी ओनली mgh। तो आपको पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है रेफरेंस फ्रेम पर, मतलब आप कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर आप यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे देन पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, अगर आप यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू 2h हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन रेफरेंस फ्रेम। तो पोटेंशियल एनर्जी तो रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सपोज करिए यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी ए से डिनोट करते हैं और इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी को अगर बी से डिनोट करते हैं, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज डेल्टा यू यू बी माइनस यू ए। चेंज जब भी निकालते हैं तो फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करके निकालते हैं, तो फाइनल माइनस इनिशियल जब पोटेंशियल एनर्जी करेंगे तो आपको मिलेगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रेम। इस ये किसी भी रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता है। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करेगा रेफरेंस फ्रेम पर, बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रेम। चॉइस ऑफ रेफरेंस फ्रेम से वो इंडिपेंडेंट होता है। तो होप आप समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट हम लोग एक और एग्जांपल्स को देखेंगे जिसमें कि हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करेंगे।
तो यहाँ पर एक सिंपल सा सिचुएशन दिया गया है कि ये आपके पास एक स्प्रिंग है जो कि अपने नॉर्मल लेंथ, नेचुरल लेंथ पर है, और इसका एक एंड इस रिजिड वॉल से अटैच है और दूसरा एंड से ये ब्लॉक अटैच है, ब्लॉक जिसका कि मास m है, और ये फ्रिक्शन लेस सरफेस पर रखा हुआ है। और हम लोग इसे क्या कर रहे हैं कि इस ब्लॉक के थ्रू इसे स्ट्रेच कर रहे हैं। तो जब हमने इसे स्ट्रेच किया तो हमें कुछ वर्क करना पड़ रहा है। हमने जितना वर्क किया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट ने जितना वर्क किया उस वर्क को हम लोग फाइंड आउट करेंगे, और वही वर्क इसके काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। और ये एक्सप्रेशन हम लोग फाइंड करेंगे और देखेंगे कि हम लोग को वर्क करना पड़ेगा हाफ के एक्स स्क्वायर, और यही इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा स्प्रिंग का। अगर हम लोग स्प्रिंग को कॉम्प्रेस भी करते तो भी हमारा सेम आता। तो पहले हम लोग इलोंगेशन के केस में देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं द फिगर शोज वन एंड ऑफ ए मासलेस स्प्रिंग। हमारा स्प्रिंग जो है वो मासलेस है, अटैच्ड है रिजिड वर्टिकल सपोर्ट से, ये हमारा रिजिड वर्टिकल सपोर्ट है, एंड अदर एंड ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास m which can move on smooth हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पर ये हमारा मूव कर सकता है। तो यहाँ पे हमने शुरुआत का पोजीशन दिखाया था x इज इक्वल टू 0। तो ये x इज इक्वल टू 0 जो है वो उसका नॉर्मल लेंथ का पोजीशन है। तो चलिए हम लोग वर्क डन फाइंड करते हैं। तो जब आप इसे 0 लेंथ मतलब नेचुरल लेंथ से x लेंथ तक इलोंगेट कर रहे हैं, तो जब ये नेचुरल लेंथ पर था तो कोई भी फोर्स आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे आप इसे आगे ले जा रहे हैं वैसे वैसे स्प्रिंग इलोंगेट हो रहा है और आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो वो जो फोर्स होगा वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होगा। कौन सा फोर्स? तो एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट जो फोर्स इस पर अप्लाई कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है। जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है उसे ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है। अगर मैं बोलूं कि स्प्रिंग का फोर्स किधर होगा, तो स्प्रिंग जो है अपने नेचुरल लेंथ को एक्वायर करना चाहेगा, तो स्प्रिंग इस पर जो फोर्स लगाएगा वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, और एक्सटर्नल एजेंट जो फोर्स लगाएगा वो या इस केस में राइटवर्ड लगा रहा है, और स्प्रिंग जो है फोर्स लगा रहा होगा लेफ्टवर्ड। और ऑफ कोर्स दोनों न्यूटन थर्ड लॉ से स्प्रिंग का फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स दोनों इक्वल होंगे, मैग्नीट्यूड वाइज और डायरेक्शन वाइज अपोजिट होंगे। तो ये जो होता है, अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दूं तो ये हो जाएगा के एक्स, और ये के क्या है? तो के इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसे कि हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट या स्टिफनेस कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। और के का अगर मैं पूछूं कि यूनिट क्या होता है, तो के का वैल्यू आपका आएगा एफ एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय एक्स। तो एफ का यूनिट होगा न्यूटन और एक्स का होगा मीटर। तो के का यूनिट आप याद रखेंगे, के का यूनिट हो गया, यूनिट ऑफ के इज न्यूटन पर मीटर। और आप इसे डायमेंशन वाइज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बोलोगे क्या होगा डायमेंशन? तो डायमेंशन ऑफ के, तो न्यूटन के लिए न्यूटन का डायमेंशन एम एल टी टू द पावर -2, और इसे मास से डिवाइड कर देंगे तो इसका डायमेंशन निकल के आएगा एल टी टू द पावर -2। ये हो गया डायमेंशन ऑफ के। तो एक्सटर्नल फोर्स हमारा क्या निकला? एक्सटर्नल फोर्स निकला के इंटू एक्स। और आप देख सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स का डायरेक्शन और इसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है। अगर मैं पूछूं इंटरनल जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग फोर्स का क्या होगा, तो हमने डिस्कस किया था कि स्प्रिंग फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स जस्ट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण ये आपका निकलेगा -kx, जो कि बता रहा है, माइनस साइन बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स इस फिगर में देखिए, ये
लेफ्ट वार्ड है और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स वो किस तरफ है, तो वो है हमारा राइट वार्ड। तो एफ एस इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अगर मैं स्प्रिंग फोर्स की बात करूं तो स्प्रिंग फोर्स के लिए आप इस एक्सप्रेशन का यूज करेंगे माइनस के एक्स, और एक्सटर्नल फोर्स के लिए आप यूज करेंगे के एक्स। तो एक्सटर्नल फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है, बट स्प्रिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां पर हमें करना क्या है, यहां पर हमें करना है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फाइंड करना है, और जो भी वर्क डन होगा वही इसके एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, जिसे कि हम लोग स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानते हैं। अब इस एक्सप्रेशन को आप ध्यान से देखें, ये है वर्क, ये है फोर्स बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो फोर्स आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट सपोज करिए आप इसे डिस्प्लेस करना चाहते हैं कैपिटल एक्स लेंथ के लिए, और कैपिटल एक्स लेंथ के लिए डिस्प्लेस करना चाहते हैं, तो बोलोगे सर, कुछ लोग बोलेंगे सर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब ये के एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, you will get kx square, that will give you the result, but you are wrong. Why? Because this force depends on x and x is variable. जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं x हमारा बदल रहा है, तो x चेंज होगा तो हमारा फोर्स भी चेंज होगा। मतलब ये जो फोर्स है, दिस वन इज नॉट कांस्टेंट फोर्स, ये हमारा वेरिएबल फोर्स है। और वेरिएबल फोर्स के केस में जो वर्क डन हम लोग फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग एक स्मॉल वर्क डन फाइंड करेंगे फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, मींस एफ एक्सटर्नल dx फाइंड करेंगे। अगर इसको हम लोग छोटे से लेंथ के लिए डिस्प्लेस करते हैं dx, तो उस छोटे से लेंथ में हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि ये जो एक्सटर्नल फोर्स का जो वैल्यू है वो नेग्लिजिबल चेंज होगा, अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट रहेगा। तो आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को इस तरह से मल्टीप्लाई करके dw फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर मैं पूछूं कंप्लीट वर्क डन फाइंड करना है, तो कंप्लीट वर्क डन के लिए आप इसे ओरिजिनल लेंथ 0 से फाइनल लेंथ कैपिटल एक्स तक ले जाएंगे। तो इसे आपको इंटीग्रेट करना होगा फ्रॉम लोअर लिमिट 0 टू कैपिटल एस, और ये एफ एक्सटर्नल डीएक्स आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। तो बोलोगे सर एफ एक्सटर्नल के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं के एक्स, तो अगर हम लोग इसे पुट कर दें के एक्स डी एक्स, लोअर लिमिट के जगह पर 0 और अपर लिमिट के जगह पर x, तो यहाँ पर k कांस्टेंट है, और x dx को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे यू विल गेट एक्स स्क्वायर बाई 2, और लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है कैपिटल एक्स। तो अगर आप इसे पुट कर देते हैं अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो आपको सॉल्व करके आएगा हाफ के एक्स कैपिटल एक्स स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। तो ये हमारा रिजल्ट है कि अगर आप इसे एक्स लेंथ से इलोंगेट करते हैं, तो आपको जो वर्क करना पड़ेगा वो वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्क होगा वो होगा हाफ के एक्स स्क्वायर। यही वर्क डन जो है इसके एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, और ये स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी होगा, दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर। तो होप स्टूडेंट्स आप समझ चुके होंगे स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी। सेम काम अगर आप इसे कंप्रेस करने के लिए भी करें तो ये आपको होमवर्क में करना है। अगर स्प्रिंग को आप एक्स लेंथ से कंप्रेस करते हैं और उसके लिए फिर से सेम प्रोसीजर से आप वर्क डन फाइंड करेंगे, तो अगेन यू विल गेट सेम। तो स्प्रिंग को आप एक्स लेंथ से इलोंगेट करें या कंप्रेस करें, इन बोथ केसेस यू विल गेट सेम वर्क डन, सेम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, और स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि हाफ पॉजिटिव है, के भी पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर भी हमेशा पॉजिटिव होगा, तो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि अगर आप स्प्रिंग को इलोंगेट करते हैं या कॉम्प्रेस करते हैं, जैसे कि इस केस में स्प्रिंग को हमने इलोंगेट किया, तो इलोंगेट किया तो एक्सटर्नल फोर्स को जो वर्क
फोर्स अप्लाई करना पड़ा वो है kx, और उसका डायरेक्शन सेम है इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और स्प्रिंग को जो फोर्स अप्लाई करना पड़ा वो एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट है, दैट इज माइनस एफ एक्सटर्नल, और एफ एक्सटर्नल का वैल्यू kx है, सो kx अगर पुट कर देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस माइनस के कारण माइनस kx है। तो ये हमें बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट स्प्रिंग फोर्स होगा। डिस्प्लेसमेंट अगर इधर है तो स्प्रिंग इस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। और ये जो लॉ है, दिस लॉ एफ एस इज इक्वल टू माइनस के एक्स, इस लॉ को हम लोग हुक्स लॉस के नाम से भी जानते हैं, जो कि स्प्रिंग पर लगने वाले फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें के क्या है, के हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है। और अगर एक्स लेंथ से अगर आप इलोंगेट कर देते हैं तो ये कितना पोटेंशियल एनर्जी प्रोसेस करेगा, तो वो करेगा हाफ के एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमने इसे इलोंगेट करने में इतना वर्क, एक्सटर्नल एजेंट ने इस पर इतना वर्क किया है। तो एक्सटर्नल एजेंट ने जितना भी वर्क किया है वो इसके पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया है, और वो वैल्यू है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ तक हमने देख लिया। सेम वे में अगर इसे मैं कॉम्प्रेस कर देता, स्प्रिंग को अगर कॉम्प्रेस कर देता, तो भी इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होता वो सेम होता। मतलब स्प्रिंग को आप इलोंगेट करें या कॉम्प्रेस करें, दोनों केस में इसका पोटेंशियल एनर्जी के लिए आप सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। और इसका जो स्प्रिंग फोर्स होगा, तो इस बार देखिए डिस्प्लेसमेंट आप जो इस पर दे रहे हैं वो डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं लेफ्टवर्ड, और स्प्रिंग क्या चाहेगा, अपना नॉर्मल लेंथ को एक्वायर करना चाहेगा, तो ये जस्ट अपोजिट फोर्स अप्लाई करेगा। तो अगेन डिस्प्लेसमेंट और स्प्रिंग फोर्स दोनों एक दूसरे के उल्टे डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो इस केस में भी आपके लिए ये जो स्प्रिंग के केस में ये जो फॉर्मूला है, स्प्रिंग फोर्स इज ऑलवेज माइनस के एक्स, मतलब स्प्रिंग का जो फोर्स होगा वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा, चाहे आप कंप्रेस करें या इलोंगेट करें, दोनों केस में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी कंप्रेशन और इलोंगेशन दोनों केस में सेम फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग।